हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास 12th में। आज के इस वीडियो में 12th के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊष्मा और विद्युत का चालक है। ए ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है चारकोल। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऊष्मा और विद्युत का चालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है। हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है और कोयले का सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है। तो 6.023 गुणे 10 के पावर 23 के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि वह पदार्थ जिसका 0 डिग्री केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है। ए ऑप्शन है सुचालक का, बी ऑप्शन है अति सुचालक का, सी ऑप्शन है कुचालक का, डी ऑप्शन है अर्धचालक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह पदार्थ जिसका 0 डिग्री केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है तो किसका होता है। तो अति सुचालक का होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है साधारण नमक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो कांच है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर में, बी ऑप्शन है मोल प्रति लीटर में, सी ऑप्शन है मोल प्रति किलोग्राम में, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोललता को व्यक्त किया जाता है तो मोल प्रति किलोग्राम में किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ए ऑप्शन है सामान्यता, बी ऑप्शन है मोललता, सी ऑप्शन है मोलरता, डी ऑप्शन है फार्मूलता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मोललता नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। ए ऑप्शन है 55.6, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक आयनिक यौगिक है। ए ऑप्शन है अल्कोहल, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, सी ऑप्शन है शक्कर, डी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। तो सोडियम नाइट्रेट एक आयनिक यौगिक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन है अवकरण, सी ऑप्शन है विघटन, डी ऑप्शन है जल अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है तो अवकरण होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक सेल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता ए ऑप्शन है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, डी ऑप्शन है दुगुनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ पे आपको बताना है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता तो घटती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अधातु की चालकता बढ़ती है ताप बढ़ाते हैं तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है डायमंड, डी ऑप्शन है सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है। तो कौन एक अवरोधक है, तो डायमंड एक यानी हीरा एक अवरोधक है, यानी विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो जो सोना होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, ये ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दूध एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है झाग का, बी ऑप्शन है पायस का, सी ऑप्शन है जेल का, डी ऑप्शन है सॉल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध किसका उदाहरण है। तो ये पायस का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9135742024। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो पीडीएफ और नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, और प्लस आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोग जरूर ग्रुप में जुड़िए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जैव उत्प्रेरक होता है। ए ऑप्शन है एक एंजाइम, बी ऑप्शन है एक कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है एक अमीनो अम्ल, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन युक्त क्षार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जैव उत्प्रेरक होता है। तो जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। ए ऑप्शन है द्रव्यमान पर, बी ऑप्शन है विलेयता पर, सी ऑप्शन है कणों के आकार पर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण संख्या किसमें कम होती है। ए ऑप्शन है जिलेटिन में, बी ऑप्शन है अंडे के एल्ब्यूमिनियम में, सी ऑप्शन है गोंद में, डी ऑप्शन है स्टार्च में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण संख्या किसमें कम होती है, तो जिलेटिन में कम होती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है ठोस का गैस में मिश्रण, बी ऑप्शन है द्रव का गैस में मिश्रण, सी ऑप्शन है द्रव का ठोस में मिश्रण, डी ऑप्शन है ठोस का द्रव में मिश्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बादल किसका उदाहरण है, तो द्रव का गैस में मिश्रण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, बी ऑप्शन है जारण विधि के द्वारा, सी ऑप्शन है गुरुत्व विधि के द्वारा, डी ऑप्शन है कार्बन के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत स्विचों का निर्माण होता है तो बेकेलाइट के से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में
अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व सबसे अधिक रहता है? तो कार्बन रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। ए ऑप्शन है कैलेमाइन को, बी ऑप्शन है हेमेटाइट को, सी ऑप्शन है कैथोपाइराइट को, डी ऑप्शन है बॉक्साइड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किसे सांद्रित किया जाता है? तो हेमेटाइट को किया जाता है। और हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो ये लोहे का अयस्क होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है तो आयोडीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ए ऑप्शन है बॉक्साइड, बी ऑप्शन है क्रायोलाइट, सी ऑप्शन है हेमेटाइट, डी ऑप्शन है मालाकाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। ए ऑप्शन है ढालवा लोहा, बी ऑप्शन है पीटवा लोहा, सी ऑप्शन है इस्पात, डी ऑप्शन है कच्चा लोहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो पीटवा लोहा होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि धातु क्रम में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धि कहलाती है। ए ऑप्शन है धातु मल, बी ऑप्शन है गालक, सी ऑप्शन है अघात्री, डी ऑप्शन है अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु क्रम में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धियां कहलाती हैं तो अधात्री कहलाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है वैद्युत लेपन में, बी ऑप्शन है वैद्युत शोधन में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में, डी ऑप्शन है किसी में नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत अपघटन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वैद्युत लेपन में किया जाता है और वैद्युत शोधन में किया जाता है, यानी दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि धातु की चमक का कारण है। ए ऑप्शन है उसका उच्च घनत्व, बी ऑप्शन है उसका उच्च परिकृष्ट होना, सी ऑप्शन है उसकी रासायनिक निष्क्रियता, डी ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु की चमक का कारण है तो क्या कारण है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो धातु होता है ये चमकता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अस्थिराक मुख्यतः है। ए ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पे सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थिराक मुख्यतः है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थिराक है तो ये अस्थिराक क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 12th के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं रसायन शास्त्र का। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।